आइए दोस्तों शुरू करते हैं सीटेट का पेपर 2 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए CDP का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज में? शिक्षक शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचान के इसमें क्या करेगा? शिक्षक की सहायता करने में। ये गलत हो गया। इसके बाद है हमारा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ये भी गलत हो गया हमारा। औचित्य का क्या बात हुआ इसमें? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। जितना अधिक शैली रहेगा उतना हमारा क्या होगा, बच्चे का विकास का सिद्धांत को शिक्षक समझ सकता है, सहायता कर सकता है। तो संबोधित, क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, इसके बाद है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। यहाँ पर शिक्षक बच्चे के विकास को सिद्धांत को समझना है, तो यह समाज की बात नहीं होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा C 3। अगला है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन, ये देखिए सभी लोग दिमाग लगा लेते हैं। पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। पहले से ही कथन है, पूर्व से ही चला आ रहा है, कथन है, स्टेटमेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? स्टेटमेंट एक। तो ये कैसा सही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल से गलत बात है, क्योंकि सभी की समान, जो लड़के सोच सकते हैं वो लड़की भी सोच सकते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पहले की गई बात को उसको क्या कर रहा है? अपेक्षा कर रहा है। लैंगिक पूर्वाग्रह को उसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और ये बुद्धि के भिन्न से पक्षों के लिए सही है। ये भी गलत बात है। ये सभी सही है नहीं। कौन सी हो जाएगी हमारी ऑप्शन? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है। खिलौना क्या क्या तोड़ दिया, और उसके पुर्जों को देखने के लिए वह अलग अलग कर देता है। आप यह क्या करेंगे? अगर कोई खिलौना है उसको अगर तोड़ दिया तो बच्चा क्या करता है ना, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करता है, इसमें क्या है नहीं है, वो जानने की उसकी जिज्ञासा होती है। तो हमारा क्या बच्चे पे हमेशा नज़र नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, ये सही है। क्योंकि उसको जानने की इच्छा हो रही है, तभी तो तोड़ दिया कि उसके अंदर क्या होगा नहीं होगा। उसे समझाएंगे कि खिलौना नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है, इरफान खिलौनों की कमी कभी नहीं खेलने देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चे को खेलने नहीं देंगे तो वो फिर तोड़ेगा नहीं, तो सीखेगा कैसे? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। उनके जिज्ञासु, जानने की इच्छा होती तभी तो हम कुछ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। कक्षा को क्षेत्र भ्रमण, क्रिस्टीना मतलब एक शिक्षक है, वह कक्षा को, अपनी कक्षा में जितने भी बच्चे उसको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? अगर कुछ चीज़, जैसे कि कोई भी चीज़ की है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो क्या चीज़ की घूमने के लिए जो गए उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीखने के लिए आकलन। वहाँ ले कर के गई, उसके बारे में अब क्या हो रहा है? आकलन हो रहा है। फिर उसके बारे में चर्चा हुआ, तो उसके बारे में क्या क्या सीखे, उसी के लिए क्यों ले गया था? कुछ सीखने के लिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। अगर किसी चीज़ को अगर सिखाया जाता है तो
उसी के लिए किया जाता है कि सीखे, किस चीज़ को करेंगे ताकि उससे हमें पता चले कि क्या सीखना है उससे, इसीलिए ना किया जाता है कोई भी काम कि उससे सीखे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। अगला है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है, सही बात है, पर सभी शिक्षार्थी अलग अलग अपने आप में विशिष्ट हैं। तो क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों में ना कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके समान लक्ष्य होते हैं। ये तो सही है। और देख लेते हैं, शिक्षा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ये गलत हो गया। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। विषम रूपी कक्षा, ये गलत बात है। जैसे ही विषम रूपी देखे तो ये हो ही नहीं सकता, विषम रूपी कक्षा हो ही नहीं सकती है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ये सही बात है। कोई भी दो शिक्षार्थी है, वो अपनी योग्यता और रुचि, उसकी प्रतिभा जो है एक समान नहीं होता। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक का मतलब होता है कि अलग अलग उत्तर, मुक्त उत्तर। तो हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। फटाफट प्रैक्टिस करना है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बनाए हैं। दूसरे, शिक्षार्थियों को डैश किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरों शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप अंतःक्रिया करना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। पूछ रहा है कि नहीं, ये तो करना चाहिए, ठीक है। कौन सा नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पाठ्य आगामी क्रियाओं में हिस्सा, बिल्कुल बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ और अधिक से अधिक पाठ्यशाला में हिस्सा लेने के लिए कहना चाहिए, सही बात है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करना। हम लोगों ने सभी ने पढ़ा कि याद नहीं, याद करने के बाद दिक्कत होता है क्योंकि भूल जाते हैं, इसलिए याद नहीं कर सकते। तो ये प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि याद करो, तुम समझो उसको। और कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने का तो मौका मिलना चाहिए। तो ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी को याद नहीं करना चाहिए, ये प्रोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या होता है कि वह आकलन जो रचनात्मक आकलन वह आकलन जो कि तुरंत किया जाता है, ठीक है। रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो तुरंत किया जाता है। जैसे मौखिक प्रश्न पूछे, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव उपकरण नहीं है, उचित नहीं है रचनात्मक है। तो रचनात्मक आकलन होता क्या है, रचनात्मक आकलन का मतलब किसी चीज़ को रचना करना। जैसे किसी प्रश्न का पूछे तो तुरंत पूछे, उसका तुरंत जवाब आया। लेकिन सत्र परीक्षा जो होती है वो 1 साल का पढ़ाया हुआ के बाद में होती है। तो ये हमारा क्या, रचनात्मक नहीं है। प्रश्न उत्तरी और खेल, प्रश्न किए तुरंत जवाब आया। दत्त कार्य, कोई भी कार्य दिए उसको बनाया गया, तो ये क्या हुई, ये रचनात्मक आकलन। ये भी रचनात्मक आकलन है, ये भी रचनात्मक आकलन। सत्र परीक्षा जो हमारा हुई ये क्या है, रचनात्मक नहीं हुई। ये कौन सा ये आकलन हो गया, योगात्मक आकलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए 2। अगला है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। क्या होगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में होना चाहिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक की योग्यता की चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए, शिक्षार्थियों के विद्यालय जीवन के जटिल अनुभव करने के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। और अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करके। तो हमें भारतीय समाज की बहुभाषिक, अलग बहुत सारा भाषिक, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर 1। अगला है हमारा,
अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन पे चल रहे थे हम लोग? सृजनात्मक 6 नंबर हो गया था। शिक्षार्थियों को फॉर्मेटिव भी हो गया था। ये क्वेश्चन चल रहा था, तो हमारा इसमें क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 1 हो गया था। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है, जो चीज़ सीखते सीखते जो चीज़ खाली बच जाता है, उसके निदान का क्या होना चाहिए? तो अभ्यास से कार्य नहीं, ये नहीं होगा। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभ्यास करते करते वो चीज़ याद हो जाता है, और याद किया हुआ चीज़ भूल जाते हैं। सभी पाठ को दोहराएंगे, ज़्यादा अगर दोहराएंगे सभी पाठ को, तो फिर याद हो जाएगा, ये भी भूलने की चांसेस रहती है। इसके बाद है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना। बता के क्या करेंगे दूसरे को? उसके लिए क्या होना चाहिए? समुचित जो होना चाहिए, जो समुचित उपचार कार्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे ज़्यादा समाजीकरण कब होता है हमारा? जब हमारा आंधी तूफान का काल होता है, किशोरावस्था का जब काल होता है, तब हमारा क्या होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल प्रक्रिया का समाजीकरण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिकता का संरचना। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक। अनुवांशिकता क्या होती है? स्थिर होती है। अनुवांशिकता क्या होती है? स्थिर सामाजिक संरचना है एक। क्या हो जाएगा? स्थिर। ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? तो बच्चा है, बच्चा क्या चीज़ से सीखेगा? 2 वर्ष का बच्चा है, 2 वर्ष का बच्चा है, तो वो किस चीज़ से सीखेगा सबसे बेहतर? निष्क्रिय शब्दों को समझ करके 2 वर्ष का बच्चा समझ नहीं सकता है समझ शब्द उतना। तो अमूर्त वो दिमाग नहीं लगा सकता छोटा बच्चा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान एवं प्रयोग, 2 साल का बच्चा भाषा को अर्जित नहीं कर सकता है तुरंत, उतना उसका अर्जित करके उसका अनुप्रयोग नहीं कर सकता है, कर ही नहीं पाएगा। छोटा बच्चा है, वो इंद्रियों के माध्यम से जरूर सीख लेगा, छू करके। इंद्रिया क्या? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सब आँख के देख के, हाथ से छू करके, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा 2 वर्ष के लगभग में तो वही तो करेगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन सा समझ शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा समझ शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? नियम कैसे काम करता है इस करने उदाहरण हेतु उपलब्ध करने, विद्यार्थियों को पढ़ाना नहीं, ये गलत है। समान और अंतर देखने और सदृशता को करने, स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये सही है। समान, लेकिन और नीचे एकाकी, ये तो इसमें शिक्षण का प्रदर्शन दिख रहा है, इसमें भी शिक्षण का प्रदर्शन दिख रहा है, तो नहीं होगा ना, इसमें नेगेटिव पूछा है। तो ये प्रदर्शन तो दिख रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात हो रही है, ये प्रदर्शन दिख रहा है, शिक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी शिक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, सहायता कर रहा है विद्यार्थियों के एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। नहीं, याद किया हुआ चीज़ नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ शिक्षण को क्या कर रहा है? प्रदर्शित नहीं कर रहा है। याद करने का शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है 15 नंबर, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार। अवलोकनीय व्यवहार का मतलब जो देख, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जो देख के व्यवहार करता है। तो हमारा व्यवहार किस सिद्धांत पर आधारित है? सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, अगला है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन,
एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए? नहीं, गलत हो गया ये शुरू में ही। विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षों से अलग तो कर ही नहीं सकते किसी बच्चे को। उनकी सृजनात्मकता को हमारा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए यही वाला ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में हम पढ़ देते हैं और गलती हो गई। थोड़ा ध्यान से कि निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तनाव नियंत्रित करना सिखाना चाहिए बच्चे को। ठीक है, और विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को अलग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक दूसरे प्रति के द्वेष बन जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये नहीं। कौन सा नहीं करना चाहिए? तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, छोटे शिक्षार्थियों में बच्चे में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछ देता, नहीं है तो कौन सा नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो ये तो पढ़ना का कठिनाई नहीं हुआ, ये तो पढ़ना का कठिनाई नहीं है। शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, हाँ ये भले पठन का कठिनाई, शब्द को नहीं समझ पा रहा, विचार को नहीं समझ पा रहा, तो ये क्या है? कठिनाई है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, बिल्कुल सही बात है। ये भले पठन का कठिनाई है, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा हमारा हो गया? एक नंबर। वर्ण अगर देखिए, वर्ण अगर एवं शब्द को नहीं पहचान में नहीं पहचान पा रहे तो वो क्या है? पठन का कठिनाई होगी। लेकिन अगर पठन का गति जो है, गति और प्रवाह में जो कठिनाई है, स्पीड बोलने में, तो वो तो पढ़ ही लिया ना, गति फंस रहा, लेकिन तो पढ़ तो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर पठन गति प्रवाह में कठिनाई। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से विपरीत बच्चों के लिए सही नहीं है? अंदर से जो बच्चा विपरीत है उसके लिए क्या सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है? नहीं, ये तो नहीं है, नहीं हुआ। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, और ये सही लग रहा है। लेकिन और भी देखते हैं, वो चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। क्योंकि देखिए विपरीत जो रहेगा अंदर से बच्चा, वो हमेशा सफल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन, चलिए लगाइए इसमें दोस्तों। आत्मनियमन क्या होगा? आत्मनियमन करने का मतलब होता है अपने से सीखता है, और उसका जो है क्या करना चाहिए? पर्यवेक्षण करने का उसका जो योग्यता होता है उसे कहते हैं आत्मनियमन। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में किसे सीखने का लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखने का लक्षण क्या नहीं माना जा सकता? नहीं माना जा सकता है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो घटित अनुभव परिणाम स्वरूप घटित होती है। बिल्कुल, कुछ चीज़ घटना घटती है तो हम उससे कुछ सीख लेते हैं, तो ये सही है, ये तो माना जा सकता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अनअधिगम, अनलर्निंग भी एक सीखने का हिस्सा है, लेकिन ये कुछ नहीं सीखते फिर भी सीख जाता है, लेकिन ये जो है ना सीखने के रूप में पक्ष में नहीं माना जाता है इसको। व्यवहार का सॉरी गलती हो गया, व्यवहार का अध्ययन जो है, हम लोग वीडियो प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। व्यवहार का अध्ययन जो है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, लेकिन इसको सीखने के पक्ष में नहीं माना जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। इसके बाद है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या कहते हैं? दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका को पर बल देता है। सही बात है, ये सही चीज़ है। रचनावाद यही कहता है कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी को क्या करता है? बल देता है। ठीक है,
और स्मरण तो हम कर नहीं सकते हैं, याद करना नहीं शिक्षा के उसके बाद अगला है हमारा सृजनात्मक विद्यार्थी। सृजनात्मकता का मतलब क्या? कि चिंतन और समस्या में समाधान में अच्छा कर सके, एक नए प्रकार से सोच सके, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो लेटल चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा हो, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अवधारणाओं का मुख्य रूप से विकास कौन सा हिस्सा? अवधारणा तो कौन सा होता है? बौद्धिक विकास हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। क्या चीज भिन्न होता है व्यक्तिगत शिक्षार्थी का? विकास का दर जो है भिन्न होता है, सबका अलग अलग विकास दर से विकास होता है, ठीक है। अगला हमारा है 25 नंबर, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन, क्योंकि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या गलत हो सकता है? क्या नहीं? शारीरिक विकास तो चाहिए ही चाहिए, पहले गलत है। सही है, क्योंकि विकास का क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। शारीरिक विकास आगे देखते हैं। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये सही, ज़्यादा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास, अगर शरीर सही नहीं रहेगा तो पढ़ क्या पाएगा। इसलिए कोई भी विकास, कुछ भी चीज़ में विकास करेगा उसका शारीरिक विकास होना सही जरूरी है। तो सभी विकास से संबंधित शारीरिक विकास का अंतर संबंधित है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है हमारा 26 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमारा, आइए चलते हैं, ये थ्योरी से लिया गया है। और आनुकार्मिकता ये सिद्धांत है, सामान्य से भी विशिष्ट ये भी सिद्धांत है, निरंतरता का भी सिद्धांत है। प्रतिवर्ती जो होता है ये हमारा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या? तो विशेष विद्यालयों में भी नहीं होगा, मुक्त विद्यालयों में भी नहीं होगा, और अगला है हमारा ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में यहाँ भी नहीं होगा। और हमारा एक ऑप्शन छूट गया इसमें, ये ऑप्शन हो जाएगा किसके? कौन? निःशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध। कौन सा हो जाएगा तब? ये ऑप्शन छूट गया था। नियमित विद्यालय में, अगर रोज क्लास होगी तभी तो होगा कुछ। नियमित विद्यालय में इसका क्या हो जाएगा? नियमित। ऑप्शन नंबर 4 इसका ढक गया है, क्या हो जाएगा? नियमित विद्यालय में। देख लीजिएगा दोस्तों, सेट में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्या सही लग रहा है ना? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है, वह वातावरण में जहाँ संवेग रूप से सकारात्मक हो। सही बात है, संवेग उसका सकारात्मक, शिक्षार्थियों को संतुष्ट कर दे,
तो सही है ना। शिक्षार्थी किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक प्रभावित करता है। डर से अगर कुछ सिखा रहा है अगर उसके मन में डर है तो ये नहीं सीख पाएगा। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया नहीं, सिर्फ मन से सीखता नहीं, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को संकेत कराती है। किसी तरह का सीखना ये है, लेकिन इससे बेहतर ये है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होगा जब संवेग सही रहेगा, उसका सही रूप से डर भय नहीं रहेगा, संवेग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो शिक्षार्थी को, तो ये हमारा ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को उपलब्धि को मापना नहीं, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए मूल्यांकन नहीं करना। मूल्यांकन में सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना चाहिए। अगर सीखने वाले में जो कमी हुआ वो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए कि ये कैसे सही होगा। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है मूल्यांकन का। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, जो पहले सीख लिया है और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या जो कि पहले जो सीखा है तो उसमें पूर्व जानकारी में नई जानकारी जोड़ना क्या करता है, समृद्ध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना समृद्ध बनाता है, ये क्या हो गया, पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में जो है कि मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। दोस्तों बताइएगा आप कितना सही किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए वीडियो बना था। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो CDP में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था कितने का, 26 जून 2011 का है, पेपर 2 का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।